देखो लास्ट लेक्चर जो था हमारा हिस्टैरिसीस का, वो हमने अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लिया पूरा, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी निकाले उसमें, जैसे कि रिटेंटिविटी क्या होता है, कोरिसिविटी क्या होता है, ठीक है। जो एरिया होता है हिस्टैरिसीस लूप का, जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसके बाद ये हिस्टैरिसीस कर्व भी हमने स्टडी कर लिया लास्ट लेक्चर में अच्छे से, है ना। तो इसका एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन क्या यूज है हिस्टैरिसीस कर्व का। हिस्टैरिसीस से जो कर्व बनते हैं किसी मटेरियल के लिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो वो कर्व हेल्प करता है चूज करने में किसी परमानेंट पर्टिकुलर यूज के लिए, क्या आप कौन सा मटेरियल चूज करो, कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल चूज करो, ठीक है। अब चूज करना, देखो चूज करना डिपेंड करता है अपनी रिक्वायरमेंट क्या है भाई। अपन तो मार्केट से वही खरीदेंगे जिसकी अपन को जरूरत होगी, भले ही अच्छे से अच्छी चीज मिल रही हो वहां पे। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप मतलब चूज करोगे ना उसमें से। तो यहाँ पर 3 एप्लीकेशन है जो कि प्रोमिनेंटली जहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल यूज किए जाते हैं, वो 3 आपको दिखाई है, जो कि मोस्टली पेपर्स में भी पूछा जाता है आपसे कि भाई परमानेंट मैग्नेट्स की बात करें तो परमानेंट मैग्नेट्स के लिए क्या चाहिए आपको। परमानेंट मैग्नेट्स के लिए चाहिए हाई रिटेंटिविटी, ठीक है। परमानेंट समझना, बात पढ़ के आ रहे हो आप, ये स्टडी कर रहे हो भाई, मुझे मैग्नेटिक मटेरियल हाँ चूज सर। करना है, परमानेंट मैग्नेट के लिए मटेरियल चूज करना है। परमानेंट मैग्नेट क्या हो, परमानेंट मैग्नेट के लिए चाहिए हाई रिटेंटिविटी, ठीक है। हाई रिटेंटिविटी सो दैट इट प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो यूज भी वही है परमानेंट मैग्नेट का, अभी भी तो करा था यूज थोड़ी देर पहले मूवी कॉइल गैल्वेनोमीटर में आपने, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट्स जो होती है, परमानेंट मैग्नेट्स से अपन को चाहिए होती है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी, कैसे प्रोड्यूस होगी, जबकि उसकी रिटेंटिविटी हाई होगी। तो आपको ऐसा मटेरियल चूज करना पड़ेगा जिसकी रिटेंटिविटी क्या हो, हाई हो। दूसरा हाई कोरिसिविटी, so that its magnetization is not destroyed by stray magnetic fields, temperature variation or minor mechanical damage। तो अभी अपन को बिल्कुल माइंड में क्लियर है कि भाई रिटेंटिविटी मतलब क्या होता है, कोरिसिविटी मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हमारी जो परमानेंट मैग्नेट्स के लिए जो भी आप मटेरियल चूज करोगे, उसके लिए आपको चाहिए होगी हाई रिटेंटिविटी, हाई कोरिसिविटी, ठीक है। तो वो हिस्टैरिसीस कर्व बनेगा मटेरियल के लिए, आप उसमें चेक कर लो भाई कि भाई क्या इसमें तो हाई रिटेंटिविटी आ रही, किसमें हाई कोरिसिविटी आ रही है ना। कौन कौन से मटेरियल सजेस्टेड है यहाँ पर, सॉफ्ट आयरन है, स्टील है, निकॉन है, कोबाल्ट स्टील है, निकॉन, ये सब जो है मटेरियल्स है, मैग्नेटिक मटेरियल्स जो कि परमानेंट मैग्नेट्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स से आप अवेयर और नॉलेज है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या होगा, हाई इनिशियल परमेबिलिटी सो दैट मैग्नेटाइजेशन इज लार्ज इवन फॉर अ स्मॉल मैग्नेटाइजिंग फील्ड। हाई इनिशियल परमेबिलिटी, परमेबिलिटी मतलब ये होता है कि भाई जैसे आपने मैग्नेटाइजेशन कर रहे हो आप किसी मटेरियल का, ठीक है, और कोई एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपने सेटअप की हुई है, तो कितना उसको इंटर पेनिट्रेट कर सकती है, वो परमेबिलिटी कहलाती है। उसको उस मटेरियल को कितना पेनिट्रेट कर सकती है, कितना अंदर जा सकती है उसको, वो उसकी परमेबिलिटी कहलाती है। तो ऑब्वियसली आप करंट मान लें कि आपने वो कील वाला नेल वाला एग्जांपल देखा होगा ना, वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही एग्जांपल है, जिसमें कि इंसुलेटेड कॉपर वायर उसको लपेट देते हैं नेल के ऊपर और करंट को फ्लो करते हैं, तो वो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेट ही बन गई, क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट पास करके आप मैग्नेटिज्म का इफेक्ट ले रहे ला रहे हो उसके अंदर। तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मतलब करंट, करंट पास करके मैग्नेट बनाइए। तो जब आप करंट पास करोगे कॉपर के वायर में, तो वो अपना मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, वो कितना उसको नेल के मटेरियल को कितना पेनिट्रेट कर सकती है, वो परमेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो एक तो हाई इनिशियल परमेबिलिटी होनी चाहिए, और एक है लो रिटेंटिविटी। लो रिटेंटिविटी क्यों होनी चाहिए, तो इसकी एक एप्लीकेशन मैंने आपको पहले भी डिस्कस करी थी, ठीक है। जैसे कि आप डॉकयार्ड पे करंट फ्लो करा, वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, हाँ उसने सर, उसको हटने के पकड़ा बाद तो उठाया, हाँ ऐसे नहीं उसमें रह जाए तो उलट कर, मतलब वो तो नहीं है ना, कोई चिपक डिजायरेबल ही नहीं है जाए ना। सर। हाँ तो डिजायरेबल, तो रिटेंटिविटी इस केस में क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए आपकी। तो इसमें जो डिजायरेबल जो सजेस्टेड है वो क्या है, सॉफ्ट आयरन इज मोर सुटेबल देन स्टील फॉर कोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। और लास्ट में बहुत पॉपुलर है, जिसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, वो ट्रांसफार्मर कोर्स। मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था कि हम छोटे थे, हम
उसको खोल लेते थे ट्रांसफार्मर को, छोटा ट्रांसफार्मर आता था एक, उसमें ई शेप की जो है सॉफ्ट आयरन की प्लेट्स होती थी, ठीक है, उसके ऊपर वो कॉइल बांध के रखते थे। ट्रांसफार्मर में ऐसा करते हैं, तो आप भी कभी मौका मिले कहीं दिखे आपको ट्रांसफार्मर छोटा वाला तो उसको खोल के देखना, आपको प्लेट्स मिलेगी सॉफ्ट आयरन की, है ना। तो क्यों होता है वो यहाँ पर खोला लिखा तो है, होगा सर, मैंने याद नहीं आ रहा अभी, बस या दिखता करके कैसा है। देखना। हाँ, खोला तो होगा ही पहले सही। तो क्या, पहले रेडियो आते थे, रेडियो रेडियो में होती थी, तो खोल लेते थे हम। पहले काफी ऐसी चीजें आती थी जिसमें कि अभी क्या है, इलेक्ट्रिकल से चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स में शिफ्ट हो गई है, ज्यादातर चीजें किसमें शिफ्ट हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ना उसमें, तो उससे क्या वो कॉम्पैक्ट भी हो गई और ज्यादा ड्यूरेबल भी है, तो ये इसका इस वजह से ये चीजें नहीं मिलती हैं, है ना। अच्छा, हाई इनिशियल परमेबिलिटी जो कि अभी जस्ट डिस्कस ही किया था आपने, ठीक है, लार्ज इवन फॉर लो मैग्नेटाइजिंग फील्ड, है ना। और फिर क्या है, एक इसमें एडी करंट लॉस होता है, वो तो आप जब ट्रांसफार्मर स्टडी करोगे तो उसमें बहुत अच्छे से स्टडी करोगे एडी करंट लॉस, है ना। सेकंड है लो हिस्टेरिसिस loss as the material are subjected to alternating magnetizing field of high frequency। इसमें क्या है, लो हिस्टेरिसिस लॉस होना चाहिए, ठीक है। तो लो हिस्टेरिसिस लॉस अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। फिर क्या है, लो रेजिस्टिविटी टू रिड्यूस लॉसेस ड्यू टू ईडी करंट, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन इज प्रिफर्ड फॉर मेकिंग ट्रांसफार्मर कोर्स एंड टेलीफोन डायफ्राम्स, है ना। यहाँ पर ये देखो अलग अलग आपको कर्व दिए हुए हैं, हिस्टेरिसिस कर्व, वन बाय वन अगर अपन स्टडी करें इनको तो देखो इसका एरिया ज्यादा आ रहा है, तो एरिया ज्यादा आ रहा है तो एरिया मतलब क्या है, एरिया मतलब क्या, देखो आप, एनर्जी हाई डिसिपेटेड, रिटेंटिविटी। हाँ ये एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ सर, एरिया ज्यादा एनर्जी है ना, डिसिपेटेड। एनर्जी डिसिपेटेड ज्यादा हो गया उसका। सो रिटेन्स अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द सैचुरेशन फील्ड व्हेन ड्राइविंग फील्ड रिमूव, है ना। व्हेन ड्राइविंग, ये रिटेंटिविटी को शो कर रहा है ना। देखो इसका ये पॉइंट बना देता हूँ, इसका ये वाला पॉइंट बना देते हैं इसका। तो सबसे लो रिटेंटिविटी किसमें आ रही है, थर्ड वाले में, है ना। सबसे ज्यादा रिटेंटिविटी किसमें आ रही है, फर्स्ट वाले। और कोरेसिविटी देखें तो इसमें यहाँ, इसमें यहाँ, और तो सबसे लो रिटेंटिविटी और लो कोरेसिविटी किसमें आ रही है, थर्ड वाले में, है क्या नहीं। और सबसे ज्यादा हाई रिटेंटिविटी और हाई कोरेसिविटी किसमें आ रही है, फर्स्ट वाले में। तो आगे देखें इसमें कि पहला वाला तो परमानेंट और तीसरा वाला ट्रांसफॉर्मर का है। हाँ देखो ये बड़ा अच्छा सा डायग्राम है जो कि आपको समझ में भी आ गया। सबसे अच्छी बात ये कि डिजायरेबल फॉर परमानेंट मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग एंड मेमोरी डिवाइसेस, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट में जो अपनी डिजायरेबल जो चाहिए था हमें वो इसमें मिल रहा है बस में। सेकंड का द एरिया ऑफ द हिस्टैरिसीस लूप इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन अपॉन रिवर्सल ऑफ द फील्ड, तो ये तो इसने एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला देखो, लास्ट इज डिजायर, एक तो इसका एनर्जी डिसिपेटेड भी लोएस्ट है, retentivity lowest है, coercivity भी lowest है, desirable for transformer and motor cores to minimize the energy dissipation, तो obviously energy dissipation minimum है ही सही इसमें, with the alternating fields associated with AC electrical applications, ठीक है। तो ये जो है आपके हिस्टैरिसीस लूप की जो है कह सकते हैं कि एप्लीकेशन है कि हाउ यू सेलेक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल बाय द हेल्प ऑफ हिस्टैरिसीस लूप, ठीक है। चलिए, ट्रांस